हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको 12th क्लास से संबंधित मानव में जनन का जो चैप्टर चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है, उससे संबंधित निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन क्रिया समझाऊंगा। ध्यान दो। मानव में जो लैंगिक जनन होता है वह लैंगिक जनन की घटना को हमने 3 भागों में बांटा था। पहला, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटना। दूसरा था निषेचन, और तीसरा है निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना। अभी तक हम इस टॉपिक के अंदर निषेचन पूर्व घटना पढ़ चुके हैं। इसमें भी 2 टॉपिक होते हैं। पहला, युग्मक जनन, गैमीटोजेनेसिस, युग्मक जनन, गैमीटोजेनेसिस, जिसमें 2 चीज हमने पढ़ी, शुक्र जनन और अंड जनन, oogenesis। ये दोनों प्रक्रियाएं हमने पढ़ ली। इन दोनों प्रक्रियाओं के साथ साथ हमने आपको नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, उनके विषय में भी पढ़ाया। दूसरी घटना निषेचन पूर्व घटना होती है निषेचन के लिए युग्मक स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, इसके विषय में मैं आपको बताता हूं। आज हम युग्मक स्थानांतरण और निषेचन 2 टॉपिक पढ़ेंगे। मानव में लैंगिक जनन होता है। मानव यूनिसेक्सुअल प्राणी है, एक लिंगी प्राणी है। या तो मानव नर होगा या मानव मादा होगा, यानी कि नर जन्नांग एक प्राणी में और मादा जन्नांग दूसरे प्राणी में होते हैं। इसके लिए चूंकि नर युग्मक शुक्राणु नर प्राणी के जनन तंत्र में बढ़ते हैं और मादा युग्मक अंडाणु मादा प्राणी के जनन तंत्र में बढ़ते हैं, और निषेचन के लिए नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु का मिलना बहुत जरूरी है। इसके लिए गैमिट ट्रांसफर, युग्मक स्थानांतरण की प्रक्रिया पाई जाती है जीवों में। अधिकतर प्राणियों में जो एक लिंगी प्राणी होते हैं और जिनमें आंतरिक निषेचन होता है, मानव में आंतरिक निषेचन होता है जो मादा के शरीर में होता है। इसके लिए नर और मादा प्राणी दोनों आपस में शारीरिक संबंध स्थापित करते, मैथुन क्रिया करते हैं। इस मैथुन क्रिया में नर प्राणी अपने मैथुन अंग शिश्न, पेनिस की सहायता से मादा के जनन अंग योनि या वेजिना में अपने शिश्न को प्रवेश करवाकर वहां पर वीर्य का स्खलन करता है। वीर्य स्खलन करता है। इस घटना को वीर्य सेचन या इंसेमिनेशन कहते हैं। वीर्य सेचन। इंसेमिनेशन मतलब मैथुन क्रिया के दौरान नर अपने मैथुन अंग शिश्न को मादा के मैथुन अंग योनि में गहराई तक प्रवेश करवाकर वीर्य का स्खलन करता है। इस घटना को वीर्य सेचन या इंसेमिनेशन कहते हैं। जब वीर्य शुक्राणु, जिसमें शुक्राणु होते हैं, सीमेन जिसको कहते हैं, वीर्य मादा के जनन पथ में मुक्त कर दिया जाता है, उसके बाद शुक्राणु अपनी पूंछ से गति करता हुआ अंडाणु तक पहुंचता है और अंडाणु के साथ मिलकर निषेचन की क्रिया को संपन्न करता है। वीर्य सेचन के बाद शुक्राणु अपनी पूंछ से गति करता हुआ अंडाणु तक पहुंचेगा और इस समय
शुक्राणु को गति करने के लिए आवश्यक ऊर्जा उसके मध्य, शुक्राणु के मध्य भाग में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रियल आच्छद, जिसको मैंने नाम दिया था निवेन कर्ण, से ऊर्जा प्राप्त होती है। और शुक्राणु अपनी पूंछ से गति करता हुआ मादा मानव की जो अंडवाहिनी होती है, फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट, वहां पर अंडाणु उपस्थित होता है, वहां तक गति करके पहुंचते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूं, ध्यान दो बोर्ड पर। ध्यान दीजिए, ये मानव का मादा जनन तंत्र है, गर्भाशय है। ये गर्भाशय की दीवारें होती है मोटी मोटी, जिसमें उंगली जैसे उभार उभरे रहते हैं। ये गर्भाशय की दीवार है। गर्भाशय की दीवार नीचे जाकर पतली नलिका होती है, जिसको गर्भाशय गिरवा, और ये झिल्ली जैसे मार्ग होता है, जिसको योनि कहते हैं। योनि जो मानव मादा महिला का मैथुन अंग होता है। यहाँ पर वीर्य सेचन के द्वारा शुक्राणु मुक्त कर दिए जाते हैं। ये शुक्राणु है, ये शुक्राणु यहां पर मुक्त कर दिए जाते हैं। और ये शुक्राणु अपनी पूंछ से गति करते हुए, ये अंडवाहिनी है, ये अंडवाहिनी का कीपनुमा भाग है। ये कीपनुमा भाग होता है, जिसके किनारे पर फिम्बरी होती हैं। इन्हीं फिम्बरियों की सहायता से यहां पर जो अंडाणु मुक्त होता है, वो अंडाणु अंदर चला जाता है और यहां पर अंडाणु आ जाता है। ये अंडाणु है। और इधर से शुक्राणु अपनी पूंछ के द्वारा गति करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं और अंडाणु की सतह से चिपक जाते हैं। इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि महिलाओं में जो माहवारी होती है, आर्तव चक्र होता है। एक आर्तव चक्र के दौरान केवल एक ही अंडाणु मुक्त होता है, चाहे वो बाएं अंडाशय से मुक्त हो जाओ, चाहे दाएं अंडाशय से मुक्त हो, एक ही अंडाणु मुक्त होगा सामान्यतया। क्लियर? वीर्य सेचन के बाद ये शुक्राणु या मुक्त हो जाते हैं वीर्य के साथ, और शुक्राणु उस वीर्य तरल माध्यम में गति करते हुए, अपनी पूंछ के साथ गति करते हुए अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब पर उपस्थित अंडाणु तक पहुंच जाते हैं। क्लियर? यहां पहुंचने के बाद अंडाणु और शुक्राणु आपस में क्रिया करते हैं और शुक्राणु अंडाणु की सतह के साथ चिपक जाते हैं। अंडाणु की सतह से शुक्राणु के चिपकने की क्रिया को समूहन या एग्लूटिनेशन कहते हैं। समूहन या एग्लूटिनेशन कहते हैं। एक्चुअली में शुक्राणु की जो बाह्य सतह होती है, उसमें एक बाइंडीन प्रोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसका नाम है एंटी फर्टिलाइजिन। ध्यान दो, शुक्राणु है ये, ये शुक्राणु है। शुक्राणु की सतह के ऊपर एंटी फर्टिलाइजिन नामक बाइंडिंग प्रोटीन पाई जाती है, जबकि अंडाणु की सतह पर फर्टिलाइजिन नामक ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है। फर्टिलाइजिन नामक ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है। एंटी फर्टिलाइजिन तो शुक्राणु सतह पर होता है और फर्टिलाइजिन अंडाणु की सतह पर होता है। ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, और इनकी क्रिया की वजह से ये शुक्राणु अंडाणु की सतह के साथ चिपक जाते हैं। एक अंडाणु के साथ हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में शुक्राणु उसके साथ चिपक जाएंगे।
अंडाणु की सतह के चारों तरफ शुक्राणु के चिपकने की इस क्रिया को समूहन या एग्लूटिनेशन कहा जाता है। और ये क्रिया शुक्राणु की सतह पर उपस्थित एंटी फर्टिलाइजिन और अंडाणु की सतह पर उपस्थित फर्टिलाइजिन की पारस्परिक क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। और ये क्रिया एक जाति विशिष्ट होती है, स्पीसीज स्पेसिफिक होती है। इसी के कारण पानी के अंदर देखो आप, बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। मेढक भी पाया जाता है, समुद्री मछली भी पाई जाती है, सी आर्चिन पाई जाती है, बहुत सारी चीज होती है, बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, सब आपस में जन्म करते हैं। लेकिन इसी क्रिया की वजह से अंडाणु, मेढक का शुक्राणु कभी भी मछली के अंडाणु से क्रिया नहीं करेगा और मछली का शुक्राणु कभी भी मेढक के अंडे से क्रिया नहीं करेगा, क्योंकि यह क्रिया जाति विशिष्ट होती है। इसी जाति विशिष्ट क्रिया के कारण मेढक का शुक्राणु मेढक के अंडे से ही क्रिया करेगा, उसके साथ ही चिपकेगा, न कि किसी अन्य जाति के अंडाणु के साथ। क्लियर? तो इस क्रिया एंटी फर्टिलाइजन और फर्टिलाइजन जो क्रिया होती है वो ताला कूची सिद्धांत पर कार्य करती है। जिस प्रकार एक ताला, एक लॉक विशेष प्रकार की चाबी से ही खुल सकता है, उसी प्रकार एक जाति का एंटी फर्टिलाइजन अपनी ही जाति के फर्टिलाइजन से क्रिया करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप शुक्राणु अंडाणु की सतह से चिपकेंगे और इस घटना को समूहन या एग्लूटिनेशन कहते हैं। क्लियर? इसके बाद जो होता है कि भाई मानव जैसे प्रवेश कर जाएगा तो एक सेकंड रुकिए आप लोग। अब ये शुक्राणु इसके साथ चिपक जाता है। मैं अलग से आपको इसी में बता रहा हूं। ये ले लिया, देखिए ये शुक्राणु इसके साथ चिपक गया। ये शुक्राणु चिपक गया। जैसे ही चिपकता है तो शुक्राणु के शीर्ष भाग पर ये टोपी जैसी रचना मैंने बताई थी आपको, इसको बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम, क्लियर? तो एक्रोसोमल क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के साथ चिपकेगा, चिपकने के बाद समूहन के बाद एक्रोसोमल क्रिया शुरू होती है। शुक्राणु के एक्रोसोम से दो प्रकार के एंजाइम मुक्त होते हैं। एक होता है हाइलुरोनिडेज, हाइलुरोनिडेज ये एंजाइम है, ध्यान देना। ये हाइलुरोनिडेज क्या काम करता है? ये मानव का अंडा है और ये जो बाहर का आवरण है जिसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, इसकी पुटक कोशिकाएं आपस में, ये पुटक कोशिकाएं हैं, मान लो 1 2 3 4, ये पुटक कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती है। अंडाणु की बाह्य आवरण कोरोना रेडिएटा की पुटक कोशिकाएं आपस में हाइलुरोनिक अम्ल के द्वारा जुड़ी होती हैं और इस हाइलुरोनिक अम्ल को शुक्राणु के एक्रोसोम से मुक्त होने वाला हाइलुरोनिडेज एंजाइम डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। परिणाम स्वरूप पुटक कोशिकाओं के बीच में से रास्ता बन जाता है। अब ये एक्रोसोम पहुंच जाता है जोना पेलुसिडा पर और जोना पेलुसिडा पर दूसरा एंजाइम निकलता है एक्रोसिन, एक्रोसिन एंजाइम। ठीक, शुक्राणु के एक्रोसोम से दूसरा एंजाइम निकलेगा एक्रोसिन, जो अंडाणु के पारदर्शी अकोशिकीय आवरण जोना पेलुसिडा को गला देता है और इसमें से होकर रास्ता बन जाता है। ये रास्ता बन जाएगा, यहां से ये रास्ता बन जाएगा। इस प्रकार पहले कोरोना रेडिएटा को हटाया, फिर जोना पेलुसिडा को गला दिया और अंडाणु का शीर्ष भाग, ये मान लीजिए मैं बना देता हूं, ये अंडाणु का शीर्ष भाग अंड झिल्ली के साथ अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है यहां पर। जैसे ही शुक्राणु का शीर्ष भाग अंड झिल्ली के साथ जुड़ेगा तो अंड झिल्ली के आसपास अंडाणु के बाह्य भाग कॉर्टेक्स में विभिन्न उपापचयी क्रियाएं संपन्न होंगी, जिनको चूंकि कॉर्टेक्स भाग में होती हैं उनको कॉर्टिकल रिएक्शन कहते हैं, कॉर्टिकल अभिक्रियाएं कहते हैं। और इन अभिक्रियाओं की वजह से यहाँ पर
एक उभार बन जाता है, यहाँ पर एक उभार बनता है अंड झिल्ली में, और ये शुक्राणु में ये एक शंकु जैसा उभार बन जाता है जिसको बोलते हैं निषेचन शंकु, फर्टिलाइजिंग कोन, अंडाणु की झिल्ली में बनता है। और यहाँ से अंडाणु के रंग में परिवर्तन शुरू हो जाता है, उनमें परिवर्तन शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे ये एक निषेचन शंकु अपना आकार बढ़ाएगा और आकार बढ़ाते हुए ये अपने अंदर शुक्राणु के शीर्ष भाग को लेने का प्रयास करेगा इस प्रकार से। और अंततः ध्यान दो, ये अंडे की झिल्ली के अंदर शुक्राणु का शीर्ष भाग प्रवेश कर जाएगा, शुक्राणु का शीर्ष भाग प्रवेश कर जाएगा, सिर उसका हेड, और उसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रियल आवरण और समीपस्थ तारक केंद्र, तीन चीज प्रवेश करती हैं, शुक्राणु का शीर्ष भाग, दूसरा समीपस्थ तारक केंद्र, और तीसरे नंबर पर उसके माइटोकॉन्ड्रियल आवरण। ये तीनों उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ये प्रवेश करते हैं, इस कॉर्टिकल अभिक्रिया की वजह से ये अंड झिल्ली की जो रासायनिक बनावट है उसमें परिवर्तन हो जाता है, और ये अंड झिल्ली अब बदल जाती है निषेचन झिल्ली में, निषेचन झिल्ली में परिवर्तित हो जाएगी। इसका मतलब यह है जैसे ही अंड झिल्ली निषेचन झिल्ली में परिवर्तित होती है, इसमें अन्य शुक्राणुओं का प्रवेश रुक जाएगा। ध्यान से सुनना, निषेचन के दौरान जैसे ही शुक्राणु का शीर्ष भाग अंडे में प्रवेश करेगा, अंडाशय अंडाणु के बाह्य भाग कॉर्टेक्स में कॉर्टिकल अभिक्रियाएं होती हैं, उन कॉर्टिकल अभिक्रियाओं की वजह से अंडाणु की अंड झिल्ली की रासायनिक संरचना बदल जाती है, और ये निषेचन झिल्ली कहलाती है। निषेचन झिल्ली बनते ही इसमें अन्य शुक्राणुओं का प्रवेश रुक जाता है। क्लियर? निषेचन झिल्ली अन्य शुक्राणुओं के प्रवेश को अंडाणु में रोकती है। यह घटना ऐसे अंडों में होती है जो पॉलीस्पर्मिक होते हैं। पॉलीस्पर्मिक एग मतलब ऐसे अंडे जिनमें एक से अधिक शुक्राणु प्रवेश कर सकते हैं। उनमें एक शुक्राणु के प्रवेश करते ही निषेचन झिल्ली बन जाएगी और बाकी के शुक्राणु को प्रवेश को रोक देगी। लेकिन मानव के अंडे में निषेचन झिल्ली नहीं बनती है। मानव के अंडे में निषेचन झिल्ली नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि मानव का अंडा ऑलरेडी पहले से ही मोनोस्पर्मिक होता है, इसमें केवल एक ही शुक्राणु प्रवेश करता है, इसलिए इसमें निषेचन झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान देना, ऐसे अंडे जो पॉलीस्पर्मिक होते हैं, जिनमें एक से अधिक शुक्राणु प्रवेश कर सकते हैं, उनमें ही एक शुक्राणु के प्रवेश करने के तुरंत बाद अंड झिल्ली निषेचन झिल्ली में परिवर्तित हो जाती है और अन्य शुक्राणुओं के प्रवेश को रोक देती है। लेकिन मानव के अंडे में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मानव का अंडा ऑलरेडी पहले से ही मोनोस्पर्मिक होता है, इसमें केवल एक ही शुक्राणु प्रवेश करता है। ओके, पॉलीस्पर्मिक अंडों में यदि गलती से एक साथ 2, 3, 4 यानी एक से अधिक शुक्राणु प्रवेश कर भी जाएं, तो वे अंदर जाकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उनमें से केवल एक ही शुक्राणु का केंद्रक अंडाणु केंद्रक के साथ संयोजन करता है। क्लियर? अब तो ये क्रिया हो गई अंडभेदन की, एक्रोसोमल अभिक्रिया हुई और अंडभेदन हुआ। अंडभेदन किया हाइलुरोनिडेज एंजाइम और एक्रोसिन ने। इसके बाद शुक्राणु का शीर्ष भाग अंदर प्रवेश कर जाता है। जैसे ही अंदर प्रवेश करेगा, ये जो शुक्राणु का केंद्रक था, इसमें दूसरा अर्धसूत्री विभाजन जो अधूरा रह गया था, अंडोत्सर्ग के समय केवल फर्स्ट हुआ था, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ था, मियोसिस सेकंड नहीं हुआ था। जैसे ही शुक्राणु का शीर्ष भाग इसमें प्रवेश करेगा, इसमें दूसरा अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये शुक्राणु का केंद्रक, ये शुक्राणु का केंद्रक, ये समीपस्थ तारक केंद्र और ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये प्रवेश कर गए और पूंछ वगैरह सब बाहर रह जाती है। अब ये शुक्राणु का केंद्रक और अंडाणु का केंद्रक दोनों ही इंटरफेज अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। मिलने से पहले, आपस में मिलने से पहले ही इंटरफेज अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। कौन सी अवस्था में? इंटरफेज अवस्था में। और इस अवस्था में प्रवेश करने के बाद ये न्यूक्लियस, ये केंद्रक प्राक केंद्रक या प्रो न्यूक्ली कहलाते हैं। नर प्राक केंद्रक और मादा प्राक केंद्रक। नर प्राक केंद्रक और मादा प्राक केंद्रक जब आपस में मिलते हैं तो इस घटना को उभय मिश्रण
या एम्फीमिक्सिस कहा जाता है। उभय मिश्रण या एम्फीमिक्सिस कहते हैं। और तुरंत उसके बाद ये एक द्विगुणित केंद्रक बन जाएगा। और अब ये अंडा था, ये कहलाएगा जायगोट, ये अब युग्मनज कहलाएगा, ये युग्मनज कहलाएगा। तो ध्यान दीजिए, यहां पर एक प्रश्न बनता है, शुक्राणु का केवल शीर्ष भाग जिसमें केवल गुणसूत्र होते हैं और यहां पर समीपस्थारक केंद्र और माइटोकॉन्ड्रिया प्रवेश करते हैं, लेकिन ध्यान देना, प्रश्न पूछा जाता है कई बार, अधिकतर माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश नहीं करते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि इस जायगोट से जो संतान बनेगी, उस संतान के निर्माण में आधे गुणसूत्र माता के और आधे गुणसूत्र पिता के, 23 और 23 46 गुणसूत्र हो गए, वो आते हैं। लेकिन जीव द्रव किसका काम आता है? जीव द्रव केवल माता का ही काम आता है। तो लैंगिक जनन करने वाले प्राणियों में संतान के विकास में किस जनक का साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य काम आता है? तो उत्तर आएगा मादा जनक का, क्योंकि नर जनक का तो कोशिका द्रव्य आया ही नहीं, साइटोप्लाज्म आया ही नहीं। एक साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में साइटोप्लाज्मिक डीएनए होता है, जेनेटिक डीएनए तो होता है केंद्रक में, और साइटोप्लाज्मिक कोशिका द्रव्य डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो मोस्टली मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आते, तो वो बाहर रह जाते हैं, तो वो भी जनन में भाग लेते। तो प्रश्न दूसरा बचता है कि लैंगिक जनन करने वाले प्राणियों में संतान के निर्माण में किस जनक के साइटोप्लाज्मिक डीएनए भाग लेते हैं? तो उत्तर आएगा मादा जनक। क्लियर? जीव द्रव्य भी मादा जनक का भाग लेता है और साइटोप्लाज्मिक डीएनए भी मादा जनक का काम आता है। हाँ, जेनेटिक डीएनए जो होता है वो आधे गुणसूत्र पिता के और आधे गुणसूत्र माता के आते हैं। इस प्रकार से ये एक द्विगुणित कोशिका बन जाती है, जिसको जायगोट या युग्मनज कहते हैं। लेकिन तुरंत इस समीपस्थ तारक केंद्र की वजह से इस जायगोट में विभाजन शुरू हो जाते हैं, आगे के विभाजन शुरू हो जाते हैं जो समसूत्री होते हैं। लेकिन इन समसूत्री विभाजनों का मतलब यह है ऐसे समसूत्री विभाजन जिनके कारण कोशिकाओं की, पुत्री कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ती जाती है, किंतु बनने वाली पुत्री कोशिकाओं का आकार उत्तरोत्तर घटता जाता है। ऐसे समसूत्री विभाजन जो जायगोट में होते हैं उनको स्पेशली नाम दिया गया विदलन क्लीवेज, विदलन क्लीवेज कहा जाता है। दोबारा ध्यान दो, विदलन किसे कहते हैं? निषेचन के तुरंत बाद द्विगुणित जायगोट में होने वाले ऐसे समसूत्री विभाजन जिनके फलस्वरूप बनने वाली पुत्री कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ती है, किंतु बनने वाली पुत्री कोशिकाओं का आकार उत्तरोत्तर कम होता जाता है। ऐसे विभाजनों को हम विदलन या क्लीवेज कहते हैं और इनकी शुरुआत या इनको उत्प्रेरित करने का काम समीपस्थ तारक केंद्र करता है, जो शुक्राणु के साथ आता है। शुक्राणु का समीपस्थ तारक केंद्र विदलन को प्रेरित करता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार मैंने आपको शुक्राणु और अंडाणु की निषेचन क्रिया संपन्न करवाई। यहाँ पर इंटरफेज अवस्था में प्रवेश कर चुके दोनों के केंद्रक प्राक केंद्रक कहलाते हैं, और ऐसे प्राक नर प्राक केंद्रक और मादा प्राक केंद्रक के आपस में संगलित होने की, फ्यूज होने की क्रिया को हम एम्फीमिक्सिस या उभय मिश्रण कहते हैं, जो निषेचन क्रिया का एक पार्ट है। यहाँ पर निषेचन क्रिया का एक पार्ट है। निषेचन बोलते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। ये क्रिया कहाँ हो रही है? मादा की अंडवाहिनी में। प्रश्न पूछा जाता है कि स्तनधारी प्राणियों में या मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? मादा की अंडवाहिनी में, फैलोपियन ट्यूब में, उसमें होती है। आंतरिक निषेचन होता है इसमें। क्लियर? सबसे पहले प्राणियों में जो है न्यूपोर्ट नामक वैज्ञानिक था, जिसने सबसे पहले मेढक के अंडाणु में शुक्राणु प्रवेश की क्रिया का अध्ययन किया था। न्यूपोर्ट नामक वैज्ञानिक ने अध्ययन किया था किस प्रकार मेढक के अंडे में मेढक का शुक्राणु प्रवेश करता है। उसके बाद ओ हर्टविग ने सबसे पहले बताया था समुद्री अर्चिन, सी अर्चिन में किस प्रकार एम्फीमिक्सिस की क्रिया संपन्न होती है। क्लियर? तो ये बातें मैंने आज आपको बताई कि मानव में निषेचन किस प्रकार से होता है। तो आज हमने निषेचन की क्रिया पढ़ी, पूरी लिख रखी है मैंने आपको, जो वीडियो वो भेज रखी है PDF, उसमें से आप उतारें। कहीं कोई प्रश्न समझ में नहीं आवे, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे फ़ोन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और ढंग से पढ़िए। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको,
मैं अभी मेरी वीडियो लिखा रहा है मानव जननांग, इतना लिखा रहा है, यानी कि मेरी वीडियो के अनुसार हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, जबकि एक्चुअली में जो RBSC राजस्थान बोर्ड की जो किताब है उसमें लगभग हम 8वां पाठ पढ़ लिया है, 8 पाठ पढ़ चुके हैं अब तक, क्योंकि अलग अलग मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, निषेचन, युग्मक जनन, इन सबको अलग अलग पाठों में बताया गया है, वो मैंने एक ही टॉपिक में ले लिया है। तो आप कंफ्यूज नहीं हो, आपकी राजस्थान बोर्ड की किताब आप उठाकर देखें, उसके अंदर भी आपको यही प्रक्रियाएं दे रखी होंगी जो मैंने आपको बताई। थैंक यू, धन्यवाद। कल हम आगे निषेचन के बाद जो निषेचन पश्च घटनाएं हैं उनके विषय में पढ़ेंगे कि निषेचन के बाद विदलन किस प्रकार से होता है, मानव में विदलन किस प्रकार का होता है और भ्रूणीय प्रजनन कहाँ और कैसे होता है। थैंक यू, धन्यवाद।